माँ जी देखा आपने, पड़ोस वाली सुनैना कैसे इतरा रही है आजकल। घर में प्ले स्कूल क्या खोल दिया, खुद को हेड मास्टर नहीं समझने लगी है। आजकल कॉलोनी में लोगों से बातचीत करने का स्टाइल ही बदल गया उसका तो। कॉटन की एलिगेंट साड़ियां पहनकर, हाथ में घड़ी बांधकर 24 घंटे प्रिंसिपल वाले गेटअप में रहती है। अरे रहने देना, 5-7 बच्चों ने एडमिशन क्या ले लिया उसके यहाँ, ये प्रिंसिपल थोड़ी ना हो जाएगी। मैं सब जानती हूँ कितने पानी में ये सब। अभी देखना अगले महीने से नए सेशन में एडमिशन होंगे ना, सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे और ये खाली झुनझुना पिटेगी बैठकर। हाँ माँ जी, पता नहीं उनके घर एडमिशन कराने वाले भी कौन है जो किसी के यहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उसके तो खुद के बच्चे नहीं है, वो किसी के बच्चों को क्या संभालेगी। एक बार को हम प्ले स्कूल खोलकर बैठ जाएं तो कोई मान भी लेगा, क्योंकि हमारे घर में तो पहले ही 4-4 बच्चे हैं। लेकिन उसने तो अभी तक अपना बच्चा नहीं संभाला, ये किसी और का बच्चा क्या संभालेगी। ऐसा है बहू, पड़ोसियों के घर में झांकना छोड़ दे और अपने बच्चों पर ध्यान लगा। सुबह से दिमाग खराब कर दिया है चारों ने। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर में नहीं चिड़ियाघर में रह रही हूँ। अरे माँ गलत कह रही हो, चिड़ियाघर में नहीं रह रही हो बल्कि बॉयज हॉस्टल में रह रही हो तुम। पूरा दिन बच्चों को यही सिखाती रहती हो, यहाँ बैठो, ऐसे खाओ, वैसे पढ़ो। ये काम तो वार्डन के होता है ना। हाँ बेटा, तू भी मजाक उड़ा ले। तुझे पता भी है हॉस्टल में बच्चों को संभालने के उन लोगों को पैसे मिलते हैं, और मेरा तो चश्मा भी टूट जाए ना तो उसे बनवाने के लिए भी तुम लोग 2 महीने ऐसे ही गोल गोल घुमाते हो मुझे, तब जाकर इस बुढ़िया का चश्मा बनकर आता है। क्या माँ, तुम भी मजाक को मजाक की तरह नहीं ले सकती हो क्या? हर बार तुम्हारे पैसों पर आकर ही बात खत्म होती है। वैसे माँ जी, आप लोगों की बात सुनने के बाद मेरे मन में एक आइडिया आया है। आप देखिए ना, ये पड़ोसन जिसका एक भी बच्चा नहीं है, जब वो अपने घर में डे केयर और प्ले स्कूल खोल सकती है, तो हमारे घर में तो पहले से ही 4-4 बच्चे हैं, हम प्ले स्कूल क्यों नहीं खोल सकते। मैं तो कह रही हूँ जैसे हम 4 बच्चे पाल रहे हैं, वैसे अगर 2-3 बच्चे और पाल देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरों के बच्चों को पालने के हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। सोच कर देखो ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा ही आएगा। तूने जुबान तो हिला दी, लेकिन यह बता, तेरे स्कूल में एडमिशन कराएगा कौन अपने बच्चों का? तुमसे अपने बच्चे संभलते नहीं और तुम चाह रही हो कि मोहल्ले के लोग अपने बच्चे भी तुम्हारे पास छोड़ जाए। माँ जी आप ही बताओ, ये पड़ोसन सुनैना जो आजकल इतनी मैडम बनी घूम रही है, क्या हम नहीं जानते वो कितने पानी में है। थोड़ा दिखावा करना पड़ता है तभी तो लोग इम्प्रेस होते हैं। अब हम लोग घर में चाहे जैसे भी रहते हो, लेकिन अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है तो लोगों को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हमें बच्चों से कितना लगाव है, हम बच्चों को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जब लोग हमसे और हमारी पेरेंटिंग से इम्प्रेस होंगे तभी तो वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी हमारे पास छोड़कर जाएंगे। और वैसे माँ जी आजकल ना सारी औरतें वर्किंग है, वो तो चाहती हैं कि उनके बच्चे के लिए एक ऐसा डे केयर मिल जाए जो स्कूल जैसा ना लगे, बल्कि उनके बच्चों को बिल्कुल ऐसा एहसास कराए जैसे कि वो अपने ही घर में हो। मैंने तो अपने स्कूल के लिए नाम भी सोच लिया है। हमारे स्कूल का नाम होगा डे होम प्ले एंड डे केयर। ठीक है बहू, अगर तुम दोनों की इच्छा यही है कि हम अपने घर को प्ले स्कूल में बदल दें, तो हम एक बार अपनी किस्मत तो आजमा ही सकते हैं। अगर ये सुनैना हिट हो सकती है तो हम में ऐसी क्या बुराई है। अभी सीमा और साक्षी मिलकर अपनी सास के साथ अपने प्ले स्कूल के बारे में प्लानिंग बना रही थी, तभी वो देखते हैं कि अचानक से पड़ोसन सुनैना के प्ले स्कूल में बच्चों की लाइन लग गई है। देख रही है माँ जी आप, कितने सारे बच्चे आने लगे हैं सुनैना के यहाँ। ये तो बहुत जल्दी लखपति हो जाएगी। आप भी ना देर मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि सारे बच्चे इसी के यहाँ भर्ती हो जाए और जो झुनझुना हम उससे पकड़ाने वाले थे ना, वो हमें ही बैठ कर ना हिलाना पड़ जाए। अरे तूने क्या कसम खा रखी है, जब भी बोलेगी अशुभ ही बोलेगी? कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया कर। मैं तो आज से ही अपनी किटी और कीर्तन मंडली में जाकर अपने प्ले स्कूल का प्रचार करना शुरू कर दूंगी। और तुम दोनों भी क्या पूरा दिन बच्चों में लगी रहती हो? थोड़ा बन सवर कर घर से बाहर निकला करो, लोगों को पता तो चले कि तुम दोनों के अंदर कितनी नॉलेज और टैलेंट है। तभी तो कोई भरोसा करके तुम्हारे पास अपना बच्चा छोड़ेगा। माँ जी अब ठीक कह रही हैं, हम दोनों भी थोड़ा फील्ड वर्क करते हैं, थोड़ी मेहनत आप कीजिए। मिलजुल कर काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे स्कूल में बच्चे ना आए शाम के समय। अरे बहन जी, 4-4 बच्चे हैं हमारे घर में, लेकिन मजाल है जो कभी मेरी दोनों बहू के माथे पर शिकन भी आ जाती हो। दोनों की दोनों मानो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, बच्चों को तो ऐसे रखती है कि उनके सामने विदेशी माएँ भी फेल है। खिलाना पिलाना, मालिश, उनका पोषण, नींद, हर चीज की सही सटीक जानकारी है मेरी बहुओं के पास।
मैं तो कहती हूँ किसी को भी अपने बच्चों को संभालने में दिक्कत हो ना तो मेरी बहू से आकर सलाह ले सकता है। आजकल मैं अनुभव उम्र का मोहताज नहीं रहा। कहने को तो उम्र मुझसे छोटी है, लेकिन दोनों के पास जितना अनुभव है ना उतना तो भाई हमारे पास भी नहीं है। सही कह रही हो बहन जी, हमारी बहू तो एक बच्चे में ही पूरा दिन चिड़चिड़ाती घूमती रहती है, बात बात पर बच्चों को डांट देती है। और तुम्हारे घर में तो 4-4 बच्चे हैं। अगर 4 बच्चे होने के बाद भी तुम्हारी बहुएं बच्चों को इतने अच्छे से हैंडल कर रही है, तब तो वाकई दोनों काबिले तारीफ है। हाँ बहन जी, मैंने भी अपनी बहू से यही कहा, जब तेरे पास इतना अनुभव है तो इसे अपने तक सीमित मत रख, बल्कि और बच्चों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैंने और मेरी बहू ने तय किया है कि हम अपने ही घर में एक छोटा सा प्ले एंड डे केयर खोलेंगे, ताकि वो बच्चे जिनके माँ बाप बाहर नौकरी करते हैं उन्हें भी एक अच्छा और सुरक्षित माहौल मिल पाए। उन्हें हम ये आजकल के मॉडर्न स्कूलों की तरह नियमों का पालन करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि माँ की गोद की तरह प्यार और ममता देंगे। नन्हे नन्हे बच्चों को क्या नियम कानून में बांधना उन्हें तो बस हमारे प्यार की जरूरत होती है। सास कुसुम की बातों से कॉलोनी की औरतें काफी प्रभावित हो रही थी। वैसे बहन जी, मेरा नाती है, बेटी तो मेरी जॉब करती है और नाती के चक्कर में काफी परेशान रहती है। कुछ दिन बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया तो कुछ दिन अपनी सास के पास। लेकिन सही बताए तो अब इस उम्र में हमसे भी बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती। अगर आपकी बहू को डे केयर खोलना ही है तो आप सबसे पहले एडमिशन मेरी नाती का ही लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उसका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखेंगे। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे हमारे घर के बच्चे हैं ना, उसमें और आपके गुड्डू में कभी कोई अंतर नहीं करेंगे हम लोग। और आपकी तसल्ली के लिए एक बात बताऊं, हमने बच्चों को संभालने के लिए कोई स्टाफ भी नहीं रखा, बल्कि हम तीनों सास बहू मिलकर अपने हाथों से ही बच्चों की देखभाल करेंगे। तीनों सास बहू थोड़ी साड़ी वगैरह पहनकर टीचरों की तरह गंभीर चेहरा बनाकर कॉलोनी में निकलती और बाहर औरतों से बातें करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती। तीनों सास बहू की मेहनत रंग ला रही थी और एक एक करके 4-5 बच्चों ने उनके प्ले स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था। पहला दिन। माँ जी, पिछले आधे घंटे से आपकी सहेली का नाती गुड्डू रोता ही जा रहा है। इसका रोना सुनकर अब तो मुझे चक्कर आने लगा है। कुछ करिए ना, चुप कराइए ना इसे। अरे मैं क्या करूं? अब क्या मैं इसे दीवारों पर जोकरों की तरह चल कर दिखाऊं तब चुप होगा ये? इतना कुछ तो कर लिया इसके लिए, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने सब का ढेर लगा दिया इसके सामने, लेकिन ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुड्डू को रोता देख प्ले स्कूल में आए हुए बाकी बच्चे भी एक एक करके रोने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पर भयानक रोना पीटना मच जाता है। प्ले स्कूल के बच्चों को रोते देखकर सीमा और साक्षी के बच्चे भी रोने लगते हैं। इतने सारे बच्चों को एक साथ गला फाड़ फाड़ कर रोते देख तीनों सास बहू का सर घूमने लगता है। अरे माँ जी, ये तो सारे के सारे एक साथ रोने लगे। समझ में नहीं आ रहा किसको चुप कराऊं। एक चुप होता है इतने में दूसरे को देखकर फिर से रोने लगता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये तो सुना था, लेकिन बच्चों को देखकर बच्चे रोना शुरू कर देते, ये पहली बार देख रही हूँ। अगर ये लोग इसी तरह रोते रहे ना माँ जी, तो पैसा तो बाद में कमाएंगे, पहले पागल खाने में भर्ती जरूर हो जाएंगे। अरे बेटा, अभी पहला दिन है ना, धीरे धीरे बच्चे सब सीख जाते हैं। 2-4 दिन का समय तो लगेगा ना उन्हें नई जगह पर एडजस्ट करने में। अच्छा तुम ऐसा करो, इन सबको कुछ खाने के लिए दे दो जिससे इनका मन बहल जाए। माँ जी, आजकल के बच्चों को किंडर जॉय बहुत पसंद है, आप कहे तो वही ट्राई करो। अरे अंडर कंडर जो मन करे दे दे, लेकिन इनका मुंह बंद करवा बंदरों का। साक्षी सभी बच्चों को लाकर एक एक किंडर जॉय पकड़ा देती है और किंडर जॉय देखकर वाकई सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। सासू माँ ने तो कह दिया था सारे बच्चों को किंडर जॉय पकड़ा दे, लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं था कि किंडर जॉय कितने की आती है और उन्होंने बच्चों को गलत चीज का लालच दे दिया है। अब तो बच्चे जानबूझकर हर रोज घर में घुसते ही रोना चालू कर देते और जब तक किंडर जॉय ना मिल जाए रोना बंद ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका रोजाना अच्छा खासा खर्च हो रहा था। मैडम, सुसु लगी है। ए बहू, जैसे सुसु करा ला। बहू बच्ची को फ्रेश करवाने ले जाती है। अभी 10 मिनट बीते होंगे कि वो एक बार फिर आकर साक्षी के सामने खड़ा हो जाता है। मैडम, पॉटी लगी है। मम्मी जी, इससे तो पॉटी आई है। अरे मम्मी जी क्या करिए, बच्चे हैं, सड़क पर जाएंगे क्या? जा करवा ला। मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। अच्छा बेटा, और जब पैसे लेने की बारी आएगी इनके माँ बाप से, वो काम तू अच्छे से कर लेगी है? जाती है या आज का पूरा काम तुझसे करवाऊं घर का? जा रही हूँ ना मम्मी जी, अब बात बात पर धमकी क्यों देने लगती हैं?
बेचारी साक्षी मन मारकर बच्चे को ले जाती है और उसको सुसु पॉटी कराने के बाद वापस ले आती है। एक को वॉशरूम जाते देख एक एक करके सारे बच्चे कभी सुसु, कभी पॉटी, कभी पानी के लिए साक्षी के पास लाइन बनाकर आने लगते हैं। एक बच्चा जाता नहीं कि दूसरा चला आता है, पॉटी पॉटी चिल्लाता हुआ। मैं सबकी डायरी में नोट लिखने वाली हूँ, कल से अपने बच्चों को घर से सुसु पॉटी कराकर भेजा करे। अरे 2 साल के बच्चे हैं, कैसे करा के भेजा करे? अब उनको आएगी तभी तो करेंगे ना। तू ज्यादा दिमाग मत चला, वरना कहीं ऐसा ना हो कल से बच्चे आने ही बंद हो जाए। माँ जी देख रही हैं आप, ये तीनों बच्चे पिछले 15 मिनट से सोफे पर कूदे जा रहे। कितनी बार समझाया लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मैं क्या बताऊं। और वो गुड्डू तो जब से आया है तब से मेरे बेड पर कूद रहा है, और उसके गले में तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे लाउड स्पीकर फीट है। बिना किसी बात के चिल्लाता ही जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैडम भूख लगी है। मुझे भी। अभी बाकी बच्चे भूख भूख चिल्ला रहे थे कि हॉल में से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी दौड़ते हुए हॉल में पहुंचते हैं। देखते हैं एक 3 साल का बच्चा कांच के टेबल पर पूरी ताकत से कूद गया है, जिसके कारण टेबल का कांच 2 टुकड़ों में टूट गया है। हे भगवान, तुम दोनों या थोड़े से बच्चे भी नहीं संभाल सकती हो? अरे कम से कम एक तो बच्चों के आसपास रहा करो। माँ जी हम तो बच्चों के आसपास ही है, लेकिन ये बच्चे एक जगह बैठे तब ना, कोई बेडरूम में कूद रहा है, कोई हॉल में, कोई सोफा पर, कोई किसी टेबल पर ट्रम्पोलिन बनाकर कूद रहा है। किस किस को देखे उनके साथ हमारे बच्चे भी ऐसी ही हरकत कर रहे हैं जैसे वो हमें पहचानते ही नहीं। कितना भी रोक लो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। इसी हुड़दंग में कब स्कूल का समय बीत गया उन तीनों को पता भी नहीं चला। बच्चों को संभालते संभालते तीनों पस्त होकर सोफे पर गिर पड़ी थी। ऐसा है बेटा, बच्चे घर का जो हाल करके गए ना, इसे फटाफट सही करो। तुम जानती हो ना मुझे इस तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं। अरे माँ जी कुछ तो तरस खाइए हम पर, आपने तो कुछ किया भी नहीं तब भी आपको थकान हो गई। हम दोनों के बारे में तो सोचिए, हम कब से किसी को सुसु, किसी को पॉटी करा रहे, किसी को खाना खिला रहे, किसी को दूध पिला रहे, किसी को पढ़ाई करवा रहे। शरीर से बस आत्मा अलग होनी बाकी रह गई है, बाकी तो थकान से हमारा हाल बेहाल हो चुका है। अरे पहली बार बच्चों को संभाल रही हो क्या? अपने 4 नहीं संभाल रही हो इतने सालों से? क्या फर्क पड़ गया अगर 2-4 बच्चे और देख लिए तुमने तो? ज्यादा तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ फटाफट काम में लग जाओ और गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाओ, बड़ी तेज भूख लगी है। सास की बात सुनकर बेचारी दोनों बहुएं मन मारकर एक बार फिर से काम में जुट जाती हैं और सबसे पहले घर का हुलिया ठीक करती हैं, क्योंकि प्ले स्कूल के बच्चों ने पूरे घर का ऐसा हाल कर दिया था जैसे अभी अभी यहां से कोई तूफान गुजर कर गया हो। भाभी अगर इतना काम हर रोज करेंगे ना तो हम लोग पागल हो जाएंगे। माँ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम स्कूल खोले या कॉलेज, घर के काम तो वो हमसे ही करवाएंगी। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। अगले दिन देखो भाभी, सबसे आसान तरीका है कि बच्चों को टीवी मोबाइल में एंगेज कर देते हैं। जितनी देर ये लोग शांति से बैठकर मोबाइल टीवी देखेंगे उतनी देर में हम लोग घर का काम निपटा देंगे, घर भी साफ सुथरा रहेगा और एक तीर से 2 निशाने भी लग जाएंगे। दोनों बहुओं ने आज नई ट्रिक अपनाई थी। बच्चों को खिलौनों की बजाय मोबाइल और टीवी पकड़ा दिया था और दोनों आराम से घर की साफ सफाई और बाकी कामों में जुट गई थी। आज ना तो बच्चों को प्यास लग रही थी, ना किसी को सुसु पॉटी आ रही थी, यहाँ तक कि किसी को भूख भी नहीं लगी। अचानक से घर की घंटी बजती है और दूसरे मोहल्ले में रहने वाली कुकरेजा आंटी घर के अंदर दाखिल होती हैं। कुकरेजा आंटी देखती हैं कि प्ले स्कूल के सारे बच्चे मोबाइल, टीवी और टैबलेट देख रहे हैं। अरे आओ आओ बहन आओ, बड़ी बहू जाओ जल्दी से काकी के लिए 1 कप चाय बनाकर लाओ। कहने को तो कुकरेजा आंटी हालचाल लेने आई थी, लेकिन उन्होंने घर का पूरा जायजा ले लिया था और अगले दिन उन्होंने घर पर पढ़ने आ रहे प्ले स्कूल के सारे बच्चों के पेरेंट्स में ये बात पहुंचा दी थी कि प्ले स्कूल में उनके बच्चे कुछ सीख नहीं रहे बल्कि मोबाइल और टीवी देखकर टाइम पास कर रहे हैं। इसके बाद उनके पास शुरू हो जाती है कंप्लेंट्स आनी। बहुत स्मार्ट बन रही थी ना तू, बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर घर के काम निपटा लोगे। हो गया ना सारा इंप्रेशन खराब। उस कुकरेजा ने पूरे मोहल्ले में पर्चे बांट दिए हमारे नाम के। अब हमको मेहनत से इस इमेज को साफ करना पड़ेगा। खबरदार जो आज के बाद मोबाइल, टीवी और टैबलेट का किसी ने नाम भी लिया। मम्मा मोबाइल दो ना। तुमने सुना ना, दादी ने मना किया है, मोबाइल किसी बच्चे को नहीं मिलेगा। अरे मम्मा, मैं कोई आपके स्कूल में पढ़ने थोड़ी ना आया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। थोड़ी देर के लिए दे दो प्लीज, मैं बिल्कुल शोर नहीं करूंगा।
बेटे के बार बार कहने पर साक्षी तंग आकर अपना मोबाइल उसे दे देती है और अलग कमरे में बिठा देती है। तभी एक 2.5 साल का बच्चा वहां पहुंच जाता है। वो साक्षी के बेटे से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है और जब उसे मोबाइल नहीं मिलता तो गुस्से में मोबाइल को जमीन पर पटक देता है। हे राम, मेरा 60,000 का मोबाइल चकनाचूर कर दिया। इतना तो हम 4 महीने में भी नहीं कमा पाएंगे जितना 2 दिन में नुकसान हो गया मेरा। पहले वो टेबल और अब मेरा मोबाइल। मम्मी जी, ये बच्चे हैं कि क्या है? इनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपको क्या जरूरत थी इस बात का प्रचार करने की कि आपकी बहुएं घर में पकाकर खाना भी खुद ही खिलाएंगी? अगर बच्चे घर से टिफिन लेकर आते हैं तो आते ना माँ जी। अरे बेटा, टिफिन तो बाकी स्कूलों में लेकर जाते हैं ना। हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर देंगे तभी तो लोग हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन कराएंगे। अरे माँ जी, आपके फीचर के चक्कर में मेरे सारे फीचर फटीचर हो गए। परेशान हो गई हूं मैं पूरा दिन खाना बनाते बनाते और बच्चों को संभालते। सही बताऊं ना, मुझसे नहीं हो पा रहा। इतनी चीख पुकार हल्ला गुल्ला सुनने के बाद पूरा दिन मेरे सर का दर्द है कि ठीक ही नहीं होता। ऊपर से आप भी पूरा दिन बैठकर सिर्फ हुक्म चलाती रहती हो। कभी कहती हो ये लाओ, कभी कहती हो वो लाओ। ऐसा है माँ जी, आप मुझसे ना हाथ जुड़वा लो, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। ठीक ही कह रही हो दीदी, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। मुझे भी समझ में आ गया है कि बच्चों को संभालना, प्ले स्कूल खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे नालायक, एडमिशन लेकर बैठ गई हो और अब दोनों की दोनों हाथ खड़े कर रही हो। ऐसा कहीं होता है क्या? तभी पड़ोसन उनके यहाँ आती है। देखो, मुझे पता है तुमसे ये बच्चे नहीं संभल रहे। तुम्हें क्या लगता था मैं खाली लिपस्टिक लगाकर बैठ जाती हूँ और बच्चे ऐसे ही संभल जाते हैं? देखो, माना कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रेन टीचर हूँ। बच्चों को संभालने की, पढ़ाने की ट्रेनिंग ली है मैंने। बेशक तुम दोनों दो बच्चों की माँ हो, लेकिन माँ होने में और टीचर होने में फर्क होता है ना। तुम दोनों परेशान मत हो, तुम्हारे यहाँ के सारे बच्चों का एडमिशन मैं अपने स्कूल में कर दूंगी, वो भी फ्री। पड़ोसियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। सुनैना की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती समझ में आती है और फिर कभी भी आगे से आंगनबाड़ी न खोलने की कसम खा लेती है। बेटा पूनम, ये रिवाज है कि शादी के तीसरे दिन लड़की अपने मायके आती है और पग फेरे की रस्म करती है। देख, हमने सब तैयारियां कर ली है, बस अब तू कल आने की तैयारी कर ले। अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या ना, मेरे ससुराल में रिवाज है कि शादी के बाद कुलदेवी की पूजा के लिए इनके गांव जाते हैं। तो कल तो हम लोग इनके गांव के लिए निकल रहे हैं। वहां से लौटकर कोशिश करती हूँ कि मैं घर आ पाऊँ। अरे बेटा, लेकिन ऐसे कैसे? ये कोई नई रस्म थोड़ी ना है। ये तो सभी जानते हैं कि लड़की पग फेरे के लिए अपने घर जाती है। फिर तेरी सास ने तुझे यहाँ भेजने के बजाय गांव जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? ये तो बड़ी गलत बात है बेटा। अच्छा, तो ऐसा कर, मेरी बात अपनी सास से करा दे, मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो मना नहीं करेंगी। अरे मम्मी, क्या आप छोटी छोटी बातों पर बच्ची की तरह अड़ जाती हो? देखो, मम्मी जी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िद करने पर वो मुझे मायके जाने के लिए मना थोड़ी ना करेंगी। लेकिन मम्मी, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं अपने ससुराल के रीति रिवाजों को समझकर अपनी सास की बात को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। अरे बेटा, लेकिन अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन तू एक बार देख लेना, गांव से आकर सीधा अपने मायके ही आना है तुझे। हाँ मम्मी, चिंता ना करो। पूनम ने बड़ी सफाई के साथ झूठ बोलकर अपनी माँ को मायके आने के लिए मना कर दिया था, जबकि सच्चाई तो ये थी कि पूनम कोई कुलदेवी के मंदिर नहीं जाने वाली थी। माँ से झूठ बोलने के बाद वो अपने ससुराल में ही थी, लेकिन फिर भी पग फेरे के लिए वो अपने मायके नहीं गई। अरे बेटा, पग फेरे के लिए तुम्हारी मम्मी का फोन नहीं आया? तुम्हारे मायके में भी रस्म होती होगी ना तीसरे दिन मायके जाने की। नहीं मम्मी जी, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं होता। वो एक्चुअली क्या ना, जब मेरी मम्मी की शादी हुई तो मेरी दादी तो थी नहीं, इसलिए बहुत सारे रीति रिवाज के बारे में मेरे मम्मी को पता भी नहीं है। फिलहाल तो मेरी शादी के बाद सब लोग गंगा जी गए हुए हैं। अब वो लोग हरिद्वार और मसूरी घूमने के बाद ही वापस लौटेंगे। हर मायके का क्या है, कभी भी जाकर मिल लूंगी ना। अच्छा चल ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। 3 दिन बाद। अरे बेटा, तूने वादा किया था कि गांव से लौटकर तू मायके जरूर आएगी, लेकिन तूने तो कोई फोन भी नहीं किया। अरे मम्मी, ऐसे कोई बात नहीं है। अपने माँ बाप को कोई भूल सकता है क्या? अभी नई शादी है, मैं यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी जब से शादी हुई है ना कुछ रीति रिवाज चलते ही रहते हैं यहाँ पर। घर में ना काफ़ी सारे मेहमान भी है, ऐसे में समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बता, कब आ रही है तू दामाद जी को लेकर मिलने के लिए? मम्मी देखो, नाराज़ मत होना, लेकिन अभी तो नहीं आ पाऊंगी,
क्योंकि अभी हम दोनों को हनीमून पर गोवा जाना है और गोवा जाने से पहले हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अगर मैं मायके आकर बैठ जाऊंगी तो तैयारी कैसे कर पाऊंगी? आप तो जानती हो ना गोवा जाने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। अभी तो मैं अपने गोवा ट्रिप के लिए जा रही हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं पक्का आपसे मिलने के लिए आऊँगी। अच्छा चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारी बिटिया ससुराल में खूब खुश रहे। अब अगर ससुराल जाकर माँ की याद नहीं आ रही, इसका तो यही मतलब है ना कि ससुराल में बेटी को बहुत प्यार मिल रहा है। और माँ बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बेटी ससुराल जाकर मायके को भूल जाए। तुम खूब मन से अपने रिश्तों को संभालो बेटा। जब समय मिले तब मिलने के लिए आ जाना। खुश रहो बेटा। जाने क्या बात थी, पूनम अपने मायके जाने से बार बार कतरा रही थी। जब भी उसकी माँ उसे मायके आने के लिए कहती, पूनम कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। इतना ही नहीं, फ़ोन पर भी अपनी माँ से बहुत ज़रूरी होता तभी बात करती, वरना बहाने से फ़ोन भी काट देती। एक दिन पूनम की माँ अपनी बहू सीमा से कहती है, अरे बेटा देखा तूने, शादी को 3 महीने होने को आए लेकिन एक बार भी ये लड़की मायके नहीं आई है। जब कहो कि लाओ समधन जी से बात करवा दो तो बहाने से बात काट देती है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ऐसी कौन सी लड़की होती है जो शादी के बाद मायके वालों का नाम ही भूल जाए। शुरू में तो मुझे लगा शायद पूनम को ससुराल में लाड प्यार मिल रहा है, इसलिए यहाँ आने का मन नहीं करता होगा। लेकिन बेटा उसने तो फ़ोन करना भी बहुत कम कर दिया है। मुझे तो अब कुछ और ही बात लग रही है। माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि पूनम अपने ससुराल में परेशान हो और उसकी सासू माँ ही उसे मायके ना आने देती हो? पूनम अपनी सास का नाम लेने में घबरा रही है, इसलिए जैसे ही उसकी सास के बारे में बात की जाती है तो वो बात काट देती है। वैसे तो पूनम के ससुराल वाले इस तरह के लोग लगते नहीं। बहन जी से तो मैं खुद कई बार मिली हूँ, बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज औरत है। वो पूनम के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है, मेरा तो दिल नहीं मानता। ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से पूनम को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि होली पर कितने दिन पहले आएगी। एक बार पूनम यहाँ आ जाए, फिर उसके बाद आराम से घर में बैठकर बात करेंगे। बेटा पूनम, कुछ दिनों में होली का त्योहार है। बेटा पहली होली ना लड़कियाँ अपने मायके में ही मनाती है, इसलिए अब तो मायके आने की तैयारी कर ले। बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरे 2 महीने के लिए मायके चलिया। जब से शादी हुई है एक बार भी यहाँ नहीं आई। अरे सब रिश्तेदार पूछने लगे हैं कि क्या बात है, आपकी बिटिया तो ससुराल जाकर मायके की तरफ देखना ही भूल गई। अरे यार, कोई भी फेस्टिवल हो, मम्मी का फिर से वही मायके आ जा वाला गाना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आता मम्मी को कैसे समझाऊं। मैंने मम्मी को इतनी हिंट दी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पा रही है कि मैं जानबूझकर मायके आना अवॉइड कर रही हूँ। लगता है फिर से कुछ बहाना सोचना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी कुछ बहाना बनाकर अपनी माँ को मायके आने के लिए पूनम ने इनकार कर दिया था, जिसके कारण उसकी माँ अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग खुद पूनम के ससुराल चलते हैं और वहीं चलकर सबके सामने बैठकर बातें करेंगे कि आखिर हमारी बेटी को मायके आने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे वो लोग। अरे भाई, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। शादी होते ही ऐसी क्या समस्या हो गई कि पूनम को मायके की शक्ल भी नहीं देखने दे रहे हैं। और माँ जी, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा, पानी अब सर के ऊपर निकल गया है। अगर अभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर पूनम को उनकी उंगलियों पर नाचना पड़े। और ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि शादी हो गई तो लड़की को उसके माँ बाप से मिलने ही ना दो। अगर कोई गिला शिकवा है तो हमसे कहना चाहिए ना, ऐसे लड़की को कैद करके थोड़ी ना रख लेंगे। तेरी बात तो बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, फ़ोन पर बात करने का समय चला गया है। मैं पूनम की सास को फ़ोन करती हूँ और उनको बता देती हूँ कि कल मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर आने वाली हूँ। अब तो वहीं जाकर सारी बातें करूँगी मैं। सुनीता और सीमा बातें कर रही थी कि इतनी देर में उनके दरवाजे की घंटी बजती है। आप रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। सुनीता की बहू जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर पूनम की सास उर्मिला खड़ी हुई है। माँ जी, पूनम की सास आई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप चलिए ना। अरे बेटा, लेकिन उनसे मिलने के लिए तो मैं खुद जाने वाली थी, वो कैसे बिना बताए अचानक आ गई? कहीं हमारा डर सच तो नहीं होने वाला? पूनम के ससुराल में सब सही तो है ना? मम्मी जी, आप टेंशन ना लीजिए, आंटी जी बाहर बैठी हुई है, आप आइए, उनसे ही बात करते हैं। नमस्ते बहन जी, आप अचानक यहाँ, कोई फ़ोन भी नहीं किया आपने? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा कि कोई समस्या हो सकती है?
अरे मैं तो यहीं पास में अपनी सहेली के यहाँ आई हुई थी। जब वहाँ से निकलने लगी तो सोचा जब यहीं नज़दीक में हमारे रिश्तेदार हैं तो क्यों ना आप लोगों से भी मिलकर चला जाए। वैसे भी जब से पूनम की शादी हुई है आप लोगों से एक भी बार मिलना नहीं हो पाया। मैंने तो कितनी बार कहा पूनम से कि बेटा अपने मम्मी पापा भैया भाभी को खाने पर बुला लो, लेकिन कुछ ना कुछ कहकर हमेशा टाल ही देती है पूनम। सच सच बताइए बहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने बैठकर हमें खुश करने के लिए आप ये बात कह रही हैं? हैं? मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, मैं आपसे झूठ क्यों कहने लगी भला? बहन जी, आपने मेरी बेटी को पग फेरे तक के लिए मायके नहीं भेजा। दुनिया ने 10 तरह के सवाल किए, लेकिन बेटी का मुंह देखकर हम चुप रहे। उसके बाद आपने दोनों बच्चों को हनीमून पर भेज दिया। लेकिन क्या हनीमून से लौटने के बाद भी एक दिन के लिए पूनम घर नहीं आ सकती थी? इतना ही नहीं, मैंने होली के लिए उसे घर बुलाया तब भी उसने मना कर दिया। आप ही बताइए, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो शादी के बाद अपने मायके आने के लिए तैयार ना हो? इतने बेवकूफ नहीं है हम। मना बेशक पूनम कर रही है, लेकिन ये इच्छा तो आप ही की है शायद। अरे बहन जी, मैं भी तो आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शादी के बाद आपकी बेटी मायके जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने तो खुद उससे कितनी बार कहा कि बेटा अपने घर जाकर मिलाओ सबसे, लेकिन वो तो बहाने बनाकर टाल देती है। ये आप क्या कह रही है? सच बताइए, हमें तो आज तक यही लगता था कि ज़रूर आप लोग ही उसे मायके आने की परमिशन नहीं दे रहे और इसीलिए वो हर बार मायके आने की बात पर बातों को घुमा देती है। लेकिन अब लग रहा है कि आप हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? अगर ऐसी बात है ना बहन जी, तब तो पूनम ही अब ये सच बताएगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अपने मायके नहीं आना चाहती। आप ठहरिए, मैं उसे अभी यहीं बुलाती हूँ। बहन जी, नाराज मत होइए, आप आराम से घर जाकर बात कर लीजिएगा। आप पर शक किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आप हमारी पीड़ा भी समझिए ना। माँ पर क्या बीतेगी अगर उसकी बेटी उससे मिलने के लिए इनकार कर दे। अरे अरे, मैं समझ रही हूँ बहन जी, इसीलिए तो कह रही हूँ घर जाकर नहीं, अब जो भी बात होगी सबके सामने ही होगी। अगर आप माँ हैं तो मैं भी तो अब उसकी माँ हूँ, मुझे भी जाने का पूरा अधिकार है। पूनम की सास उसे फ़ोन करके कहती है, पूनम बेटा अभी के अभी अपनी मम्मी के यहाँ आ जाओ, कुछ बात करनी है। हाँ, अरे आप वहाँ कैसे चली गई? आप घर आ जाइए ना, हम लोग यहीं पर बात कर लेंगे। नहीं बेटा, मैंने कहा ना अभी के अभी अपने मायके आ जाओ। सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हारी मम्मी को भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं आती हूँ। आधे घंटे में पूनम भी अपने मायके पहुंच गई थी। बेटा बिना डरे बिना किसी दबाव के बिल्कुल साफ साफ ये बताओ कि क्या आज तक मैंने कभी भी तुम्हें अपने मायके आने के लिए रोका है? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने मुझे मायके आने से मना किया है? तो फिर क्या कारण है जो तुम अपने मायके आने की बात पर बातों को गोलमोल करने लगती हो? तुम्हारी माँ भी इसकी वजह जानना चाहती है। देखो माँ, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। आज तो सब अच्छा है, भैया भाभी आपको और पापा को अच्छे से रखते हैं, लेकिन कल किसने देखा है? अगर कल को ये लोग बदल गए तो क्या होगा? क्या कहना चाहती है तू? साफ साफ बोल। माँ, आपको पता है आजकल के बेटे माता पिता की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, और भाभियां तो मौका तलाश थी कि कैसे सास ससुर की जिम्मेदारी अपने सर से हटाकर अपनी आज़ाद जिंदगी जिए। अगर मैं रोज़ रोज़ मायके आऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगी, तो भैया भाभी को यही लगेगा ना, जब बेटी रोज़ रोज़ माँ माँ करती हुई यहाँ आ जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी हम क्यों उठाएं? उसे भी तो उठानी चाहिए। अरे बेटा, ऐसे कौन सोचता है? इस तरह तो सारी दुनिया की लड़कियां अपने माँ बाप से संबंध तोड़ लेंगी। ये ऊट पटांग बातें किसने कही है तुमसे? वो मम्मी जी, मेरी शादी से पहले ही राधिका दीदी का मेरे पास फ़ोन आने लगा था और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। भाभी, वैसे तो आप मेरी बड़ी भाभी हो, लेकिन मेरी शादी आपसे 4 साल पहले हुई है। इस हिसाब से दुनियादारी में आपसे ज़्यादा समझती हूँ। देखो, आप तो बहुत सीधी हो, लेकिन सब भाभियाँ ना इतनी सीधी सादी नहीं होती। आपको पता है आजकल ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है। आजकल भाभियों को ये बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी बेटी शादी के बाद मायके आकर अपना हक या अधिकार दिखाए। मतलब शादी हो गई तो क्या लड़की अपने मायके अपना अधिकार नहीं दिखा सकती? अरे भाई, शादी होने से लड़की का रिश्ता माँ बाप से कमज़ोर थोड़ी ना हो जाता है। आपकी बात तो सही है भाभी, लेकिन ये बात बताओ कि अगर शादी होने के बाद लड़की को एक लड़के की तरह अपने माता पिता की जिम्मेदारी सारी उम्र उठानी पड़ जाए, तो क्या ऐसा संभव है कि वो ये काम खुशी खुशी कर ले?
और मान लेते हैं कि बेटी अपने माँ बाप को रखने को तैयार भी हो जाए, लेकिन क्या किसी भी शादीशुदा औरत का पति अपनी पत्नी के माता पिता की जिम्मेदारी सारी उम्र निभाने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, शायद नहीं। कोई भी लड़का ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। बस भाभी आप सोच लो, आपकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। शादी के बाद आपको शुरुआत से ही ना सावधानी रखनी होगी, वरना क्या हो सकता है आप जानती हो। सोचो अगर आपकी भाभी ने भी मम्मी पापा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो क्या होगा अंकल आंटी का? अरे नहीं दीदी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे मायके में कोई भी दरार आए। अब चिंता ना करो, मैं ना शुरू से ही मायके जाना छोड़ दूंगी। वैसे भी अब मेरी शादी हो जाएगी, फिर मुझे तो अपने ससुराल के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। बस इसीलिए मैं माँ को टालती रही ताकि मुझे मायके न जाना पड़े। अरे भाई, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा होगा तो दुनिया में से तो सब रिश्ते नाते टूट कर बिखर जाएंगे। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता। दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के इंसान रहते हैं, तो क्या बुरा मिल जाएगा इस डर से हम घर से बाहर जाना ही छोड़ दें? देखो, सड़क पर रोज निकलते हैं लोग, लेकिन किसी एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या ड्राइवर गाड़ी चलाना छोड़ देता है? नहीं ना। दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, इसलिए डर कर जीना छोड़ दो। और हाँ, राधिका से भी मैं बात करती हूँ कि उससे क्या सोचकर तुझे ये सारी बातें पढ़ाई है। घर पहुंचकर, राधिका बेटा, ये क्या किया तूने? क्यों उस पूनम के मन में ऐसी बातें भरी? क्या मिल गया उसे उसके मायके से दूर करके? जब से भैया की शादी की बात चली थी, आप तो जैसे भूल ही गई थी कि आपकी एक बेटी भी है। हर समय बस पूनम की माला जप रही थी आप। मेरे हिस्से का सारा प्यार अब पूनम को मिल रहा था। उसने मुझसे मेरा मायका छीना था, उसे सजा तो मिलनी ही थी, इसलिए मैंने उससे उसका मायका दूर कर दिया। हिसाब बराबर। बेटी की बात सुनकर उर्मिला को बहुत दुख पहुंचता है। बेटा, दुनिया में हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है। किसी एक के आने से दूसरे की कीमत कम नहीं होती। बेटी अपनी जगह होती है और बहू अपनी जगह। ना बेटी की जगह बहू ले सकती है, ना बहू की बेटी। इसलिए अभी अपने दिमाग में जमा कीचड़ निकालो और जाकर भाभी से माफ़ी मांगो। राधिका जाकर अपनी भाभी पूनम से माफ़ी मांगती है और फिर से दोनों परिवारों की खुशियाँ लौट आती है। जहाँ दुनिया भर की भाभियाँ अपनी ननदों को अपनी दुश्मन मानती थी, वहाँ पर कावेरी निवास भाभी और ननद के प्यार की मिसाल देता था। ये कहानी शुरू होती है कावेरी निवास से, जहाँ शोला शबनम नाम की देवरानी जेठानी अपनी सास, पति और इकलौती ननद के साथ रहती थी। पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं था जो ये ना जानता हो कि शोला और शबनम अपनी ननद रमा से कितना प्यार करती हैं। शबनम के भाई की शादी के लिए सभी उसके मायके पहुंचे हुए थे। 2 घंटे बाद बारात निकलनी थी, पर दूल्हे की बहन अब तक तैयार नहीं थी। और कारण शादी की तैयारियां नहीं, कुछ और ही था। ये क्या रमा दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अगर इन्होंने देख लिया कि आप अब तक तैयार नहीं हुई हैं, तो आपको पता भी है मेरी क्या हालत होगी। प्रिया, जाकर पार्लर वाली को बोलो, दुल्हन बाद में सजेगी, पहले मेरी ननद सजनी चाहिए। अरे रहने दे बहू, तेरे मायके की बात है, कुछ देर में तैयार हो जाएगी ना रमा। हमने दूसरी पार्लर वाली को फोन कर दिया है। और तू खुद की तो हालत देख। अरे खुद तो तू नाइट ड्रेस में घूम रही है। 2 घंटे में बारात लेकर निकलना है हमें। पार्लर वाली को तो 2 बजे तक आ जाना चाहिए था मम्मी जी, 5 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। अब मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं ही दीदी को तैयार करती हूँ। और अपने भाई की बारात में खुद तैयार ना होकर शबनम रमा को रेडी करने में रह जाती हैं। कुछ देर बाद घर की लड़कियां दूल्हे की बहन को बुलाने आती हैं। शबनम दीदी, कहाँ हो आप? भाई की शादी में बहन का कितना काम होता है, आपको पता है ना, फिर भी आप अभी तक रेडी नहीं हुई है। हे भगवान। अरे मैं तैयार नहीं तो क्या हुआ, रमा तो तैयार है। मिहिर जैसे मेरा भाई है, वैसे रमा दीदी का भी तो भाई है। सारे नियम रमा दीदी कर देंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ज़्यादा टेंशन ले रही हो। आपके भाई की शादी में आपका तैयार होना ज़्यादा ज़रूरी है। शबनम ठीक कह रही है दीदी, शादी का घर है, काफ़ी लोग आएंगे। शबनम की तो शादी हो गई, अब वो कैसी भी दिखे क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो शादी आपकी होनी है ना। हो सकता है कोई अच्छे घर का लड़का आपको पसंद कर ले, इसलिए आपका परफेक्ट दिखना बहुत ज़रूरी है। और किसी तरह एक नॉर्मल सी साड़ी पहनकर शबनम खुद शादी में पहुंचती है, जहां उसे इस तरह देखकर मेहमान बातें बनाने लगते हैं। न जाने क्या प्यार है इन दोनों भाभियों को रमा से। कोई देखकर कह सकता है क्या कि शबनम के भाई की शादी है? वो तो गेस्ट से भी खराब कपड़े पहनकर आ गई है। बाल तो देखो, कंघी करने का भी वक्त नहीं मिला इसे। मिले भी कैसे आंटी?
दिन भर रमा क्या खाएगी, रमा कहाँ चली गई, कहीं रमा को धूप तो नहीं लग गई, दूसरे शहर आई है, कहीं रमा को यहाँ का पानी सूट नहीं किया तो ये दवाई ले लूँ, वो दवाई दे दूँ, ये क्रीम लगा दूँ, वो पाउडर लगा दूँ। दिन भर दीदी इन्हीं सब चीज़ों में फंसी रही तो कहाँ से तैयार होती। पहली बार देखी है मैंने ऐसी भाभी जो अपनी ननद के पीछे ऐसी बावली रहती है। तो ऐसी थी शोला और शबनम। शादी के बाद जैसे ही सभी वापस घर लौटते हैं, घर पर रमा की शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। शादी में जिस तरह लोग बार बार रमा के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी सी गुड़िया बड़ी हो गई है। नहीं मम्मी? बेटियों का क्या है बेटा, पलक झपकते ही बड़ी हो जाती है और फट से अपने घर की हो जाती है। इन लोगों को कोई काम नहीं है मम्मी, इन्हें तो बस लड़की दिखती है और शादी का रिश्ता भेजना होता है। इसलिए मैं कह रही थी भाभी को कि मुझे इतना जाने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है दीदी, लगना भी तो चाहिए कि आप हमारी लाडली हैं। वैसे ये आपके बाल इतने ड्राई कैसे हो रहे हैं? ऐसे तो धीरे धीरे बालों की नमी ही चली जाएगी। चलिए मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। और ट्रैवल करने के कारण दीदी की बोली भारी भी लग रही है ना। मुझे लगता है इनका गला बैठ गया है। मैं अभी जाकर काढ़ा बना कर लाती हूँ। मुझे किसी काढ़े की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे अपने बालों पर तेल लगाना है भाभी। मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप देवर जी के साथ गाड़ी में चले जाइए, वरना दीदी को रिक्शा से जाना पड़ेगा। कॉलेज और धूप में उनकी स्किन खराब हो गई तो। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, और वैसे भी मैं थोड़ा फ्री फील करना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स रहेंगे ना साथ में, मैं चली जाऊंगी उनके साथ। अरे तो अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में ही ले जाइए ना दीदी, आराम से एसी चला कर जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे। और तैयार होकर रमा अपने कॉलेज चली जाती है, पर उसकी भाभियों को उसकी इतनी फिक्र थी कि वो कॉलेज में भी उसके लिए टिफिन लेकर पहुंच जाती हैं। ये ले रमा, आ गई तेरी भाभी। इस जन्म में जब तक ये दोनों तेरे साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि तू लव मैरिज कर पाएगी। लव मैरिज क्या, मुझे नहीं लगता मैं कोई भी मैरिज कर पाऊंगी। अगर मेरी भाभी कोई पराया मर्द होती तो अब तक उन्होंने मुझे किडनैप करके अपने घर की शोभा बना लिया होता। इतनी फिक्र कोई किसी की कैसे कर सकता है यार। सुबह 10 बजे भी उठूं ना, तब भी भाभी कहती है, ओहो दीदी आपकी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल आ गए हैं, अब थोड़ी देर और सो लो। अपने कपड़े तक मुझे निकाल कर देती है, वो भी नए के नए। और क्या बातचीत चल रही है दोस्तों में? अच्छा है दीदी, ये कॉलेज की टेबल बड़ी सख्त लगती है ना दीदी, बैठे बैठे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। मैं आपके भैया से कहकर ना यहाँ कुशन का टेबल लगवा देती हूँ। इतने ही पैसे हैं भाभी तो एक और कुशन वाला टेबल लगवा दीजिएगा। मुझ गरीब को भी जरा आराम हो जाए, फिर मैं तो यहीं सो जाया भी करूंगा। वैसे एक बात बताइए दीदी, आपके मन में कोई है क्या? कोई लड़का हो तो बताइए हमें, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे। वरना मैं सोच रही थी कि अखबार में इश्तेहार दे दूं आपकी शादी का, और जो भी लड़का उस इश्तेहार को देखकर इंटरव्यू देने आएगा उसे अच्छे से 15 दिन परख कर देखेंगे। जो जचेगा उसके साथ आप घूम फिर कर देखिएगा। अगर वो लड़का आपको अच्छा लगे तो ही उसके हाथों में आपका हाथ देंगे। मैं सबसे बेस्ट लड़का भी लेकर आऊंगी ना भाभी, तो मुझे विश्वास है आपको तब भी लगेगा कि वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको तो हीरा चाहिए मेरे लिए, और अपनी इन 4 आंखों से भी मैं हीरा नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो आपको जो ठीक लगे आप कर सकती हैं। और रमा की हामी मिलते ही शोला और शबनम शहर के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में इश्तिहार डलवा देती हैं। सबसे गुणवान बहू हो लाना तो सेक्टर 21 गोकुलधाम सोसाइटी हाउस नंबर 31 में सुबह 10 बजे जरूर आना। और इश्तिहार पढ़ते ही अगले दिन रमा के घर के बाहर लड़कों की लंबी लाइन लग जाती है। दरवाजे पर खड़ी थी शोला और शबनम। तू लड़कों की काउंटिंग कर ले शबनम, 10 से ऊपर लड़कों की एंट्री मत लेना, आज के लिए एंट्री क्लोज हो गई है। ये कहकर शोला अपने घर के बाहर क्लोज का बोर्ड लगा देती है। बाकी लोग नेक्स्ट स्लॉट में आइएगा। बाकी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, होप आप में से कोई एक हमारे घर का दामाद बन पाए। फिलहाल के लिए आप सभी अपना बायोडेटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन के ओरिजिनल, डिग्री की फर्स्ट कॉपी एक तरह कर लीजिए, क्योंकि वो सब मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए जमा होंगे। उसके पहले आप सब शबनम के पास रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अपने घर में अचानक इतनी भीड़ देखकर शुभा नीचे आती है। ये लाडले कौन है बेटा, और ये सब क्या कर रही हो तुम दोनों? ये सभी लड़के हमारी रमा दीदी से शादी करने की इच्छा से हमारे घर आए हैं, तो आज से इन सब की टेस्टिंग शुरू होगी मम्मी जी, और इनमें से जो बेस्ट निकलेगा वही हमारी रमा दीदी से मिल पाएगा। और एक एक कर शबनम सभी का रजिस्ट्रेशन कर लेती है और शोला सभी के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेती है। तो अब
आगे क्या करने वाली हो तुम दोनों? तो पहला टेस्ट होगा कपड़े धोने का, वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथों से। मैंने और शबनम ने रमा दीदी के कुछ गंदे कपड़े निकाल कर रखे हैं। एक एक कपड़ा 10 लड़कों में बांट दिया जाएगा और जो सबसे अच्छे तरीके से कपड़ा धोकर सुखाकर उसे आयरन करेगा वो ये फर्स्ट लेवल पार कर लेगा। और ये सुनते ही 10 के 10 लड़के डिटर्जेंट लेकर कपड़े धोने बैठ जाते हैं। रमा से शादी तो मैं ही करूंगा। कॉलेज में तो भाभी उसके आसपास भटकने भी नहीं देती किसी को। टेस्ट के थ्रू ही सही, रमा को तो मैं अपनी बीवी बना कर रहूंगा। रमा तू जैसे से कभी इम्प्रेस हो ही नहीं सकती। अगर तूने ये सारे के सारे टेस्ट पास भी कर लिए ना तो भी जब तू रमा के करीब जाएगा तो वो तुझे देखते ही भाग जाएगी। तुम दोनों कपड़े धोने पर फोकस करो। यहाँ सभी के कपड़े धुल चुके हैं सिवाय तुम दोनों के। और एक एक कर सभी लड़के कपड़े सुखाने चले जाते हैं। छत पर सूख रहे कपड़ों को चेक करने के लिए शोला और शबनम छत पर जाती हैं। ये क्या है प्रेम? तुम्हारी कद काठी देखकर तो लगा था कि हमारे घर के दामाद बनने के तुम में सारे गुण हैं, पर देखो तुमसे तो ये दीदी का टॉप भी सही से साफ नहीं हुआ। ये दाग देख रहे हो? रमा दीदी ने देख लिया ना तो बेकार में उनका मूड ऑफ हो जाएगा। चलो इसे अच्छे से धो। आज का पूरा दिन तुम सबको कपड़े ही तो धोने हैं। बहुत वक्त है, आराम से करो। और ये साड़ी किसने धोई थी? करण, मुझे नहीं लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो इस कंपटीशन में। और शाम को सारे कपड़े आयरन होके रमा के कमरे में आते हैं। अब बताइए दीदी, इसमें से कौन से 2 कपड़े हैं जो आपके मन मुताबिक साफ नहीं हुए? उन दोनों लड़कों को आज आपके पति बनने की लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। ये सब क्या कर रही हैं आप दोनों? मुझे नहीं पता। मैं तो ड्राइवर को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। और 2 लड़कों को एलिमिनेट करने के बाद बाकी बचे 8 लड़कों से शोला और शबनम घर की सफाई करवाती हैं। ये घर में अचानक से इतनी धूल कहाँ से आ रही है? घर की डस्टिंग चल रही है मम्मी जी। और आप जानना नहीं चाहेंगी कौन कर रहा है ये डस्टिंग? हमारे होने वाले जवाई। घर के कोने कोने से गंदगी निकाली जा रही है। इसी बहाने घर तो साफ हो ही जाएगा। मेरा कमरा किसने साफ किया? वो तो लगता ही नहीं कि आगे जा पाएगा। इतनी खराब तरीके से सफाई होती है क्या? बिस्तर तो बनाया ही नहीं। मैं जाता हूँ भैया, सॉरी। पहली बार ये सब कर रहा हूँ ना, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। अच्छे से साफ करो मन लगाकर। भले सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाओ, इस कंपटीशन में फेल हो गए ना तो रमा से शादी नहीं हो पाएगी। कभी कार चलाने की टेस्टिंग तो कभी लड़कियों के लिए ज्वेलरी खरीदने की टेस्टिंग, और हर टेस्टिंग पर 2-2 लड़के एलिमिनेट होते जा रहे थे। और फिर बारी आती है घर के सबसे इम्पोर्टेंट काम की। खाने के नाम पर तो मुझे पानी उबालने के अलावा कुछ नहीं आता मोहन। और फिर भी मेरे लिए मेरे घर वाले ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो खाने में एक्सपर्ट हो। ये तो गलत बात हुई ना। ये तो किसी को एक्सप्लॉइट करना हुआ। मुझे तो बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बातों को समझे, जैसे कि तुम समझते हो। मैं तो आपकी सब बातों को समझता हूँ मैडम, पर मैं तो आपका ड्राइवर हूँ ना। तुम बताओ कि मेरा पहला ब्रेकअप कब हुआ था? जब आप 10th क्लास में थी। पर वो ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ। 2 दिन तो आप उस लड़की से मिली थी। मैं ही तो लेकर गया था मिलने के लिए। मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? वैसे तो आपने सबको पिंक कलर बता कर रखा है, पर आपको पसंद काला रंग है। मैं पूरा दिन सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ बिताती हूँ? देखा जाए तो मेरे साथ, क्योंकि आपके घर पर 24 घंटे सभी आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिससे इरिटेट होकर आप अपने ड्राइवर के साथ यानी कि मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती हैं, जैसे कि अभी। वही तो मोहन, किस ड्राइवर को अपने मालिक की बहन के बारे में इतना कुछ पता होता है? पैसे हैं, प्यार है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर सकूं। पर बचपन से किसी भी लड़की के साथ इतना वक्त मुझे दिया ही नहीं गया कि मैं उसे जान सकूं, सिवाय तुम्हारे। मुझे तो लगता है मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए मोहन, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा किसी के साथ इतना वक्त नहीं बिताया, अपने घर वालों के साथ भी नहीं। सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें मन से बहुत चाहता हूँ रमा, पर मुझे लगता रहा कि इतने बड़े घर की लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी। पर आज तुम्हारे मन में मेरे लिए वही एहसास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मोहन रमा को पार्क में ले जाता है और दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। जहाँ एक तरफ रमा को अपना जीवन साथी मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसके घर पर अभी भी उसके लिए परफेक्ट लड़का खोजने की तलाश जारी थी।
रसोई में खड़े 4 दावेदार रोटियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। तो तुझे क्या लगता था? अरे मुझे तो लगता था कि आटे का डो मार्केट से आता है, बना बनाया। तुम लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि रमा दीदी शादी के बाद भूखी ही मर जाएंगी। आटा गूंथने में मैं हेल्प कर दूंगी और उसके बाद तुम लोगों को सब कुछ खुद करना है, ठीक है? और जैसे तैसे चारों लड़के आटा गूंथ लेते हैं। ये कैसी रोटी बेली है तुमने प्रेम? आटा गूंथना तो मैंने बताया तुम्हें, अब बेलना भी मैं ही बताऊं क्या? इधर तो देखो, सबने भारत का नक्शा बनाया है। ये लोग ऐसा खाना बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस लॉट का कोई भी लड़का पास हो पाएगा। फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन करनी होगी। आफ्टर ऑल हमारी दीदी के फ्यूचर की बात है। बेस्ट लड़का ढूंढ कर निकालेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ शोला और शबनम की टेस्टिंग चालू रह जाती है और वहां कुछ और ही हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोस की सुजाता भागती हुई आकर शोभा से कहती है, अरे शोभा कहाँ है तू? इन चीजों के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गई क्या? कहाँ है रमा? सुबह के 10 बज रहे हैं, वो अपने कमरे में सो रही होगी। तो आपने जाकर चेक नहीं किया सुबह से भाभी? अरे दीदी के लिए वर चुनने के चक्कर में मैं इतनी थक गई कि मैंने कमरे में जाकर चेक ही नहीं किया कि दीदी कहाँ है। मुझे लगा तूने चेक किया होगा। भागते हुए सभी रमा के कमरे में जाते हैं, पर वहां रमा नहीं थी। रमा मिलेगी भी नहीं, क्योंकि रमा घर पर है ही नहीं। उसने मंदिर में जाकर शादी कर ली है। क्या? कौन है वो लड़का? उसे तो मैं जिंदा जला दूंगा। जिसने मेरी बहन को बहकाया है वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मोहन, कहाँ हो? गाड़ी निकालो। या तो तुम्हें सच में कुछ पता नहीं सुमित, या तो फिर तुम जानबूझकर ड्रामा कर रहे हो। बहन ने भागकर शादी कर ली। अब तो भाई यही दिखाएगा ना कि इस गलती में उसका हाथ नहीं था। जब तुम्हारी बहन का पहले से ही चक्कर चल रहा था तो इतना बड़ा ड्रामा रचाने की जरूरत क्या थी? चलो करण, घर चलो। यहाँ रोटियां बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि खाना तो कोई और ही चट कर चुका है। दे दिया लेक्चर तूने, अब बताएगी क्या कहना चाह रही है तू? आपके ड्राइवर के साथ ही भागी है रमा। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मंदिर में है वो। अब तक तो फेरे भी हो गए होंगे और लौट रही होगी। कहाँ जाएगी? मांग में सिंदूर, गले में वरमाला पहनी रमा मोहन के साथ अपने घर पहुंचती है। मोहन को रमा का हाथ पकड़ा देख सुमित उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है। ये इस घर के दामाद है भैया, आपके ड्राइवर नहीं है जो आप इन पर हाथ उठाएंगे। मतलब तूने सच में शादी कर ली? पर दीदी ये आपको खुश नहीं रख पाएगा। खुश तो मुझे आप दोनों नहीं होने दे रही थी। हर साल मुझे किसी नए कोर्स में एडमिशन करवाना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी मेरी शादी की बात चलती थी तो बेस्ट लड़के को ढूंढने में आप दोनों लग जाती थी, और 30 साल की उम्र तक आप दोनों मेरे लिए बेस्ट लड़का नहीं ढूंढ पाई। और अब आप दोनों की कृपा से और भी 20 साल वो बेस्ट लड़का नहीं मिलने वाला था, और जब मिलता फिर तो सीधा मेरे रिटायरमेंट की उम्र आ जाती। इसलिए मैंने खुद शादी कर ली मेरे मनपसंद लड़के से। हो गया कल्याण, तुम दोनों के ज्यादा प्यार के कारण ही ये सब हुआ है। पहली बार आपने सही कहा भैया, अगर किसी से प्यार है तो उसे जरा छूट भी देनी चाहिए। भाभी, इतना भी पानी मत दीजिए पेड़ को कि पेड़ मुरझा जाए। पर मेरा पेड़ तो होशियार निकला।